चलो बच्चों, तो आज हम फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का अगला क्लास करते हैं और आज शुरू करते हैं बच्चों हम एरर से, एरर एनालिसिस, है ना। तो हम क्या शुरू करने वाले हैं बच्चों आज? एरर एनालिसिस। ठीक बात है बच्चों। सबसे पहले जानेंगे एरर क्या है बच्चों। एरर का मतलब क्या होता है बच्चों? गलती, मिस्टेक, है ना। चलो समझते हैं इसे। तो बच्चों हमने क्या सीखा था? मेजरमेंट सीखा था, राइट। मान लो हमें किसी भी लेंथ की मेजरमेंट करनी है बच्चों। मान लो इसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ, है ना। हमारे पास क्या बच्चों? मीटर स्केल, मीटर स्केल होता है, या हमारे पास छोटा सा जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है वो वाली स्केल होती है बच्चों। अच्छा, उसमें हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर, बोले तो 1 मिलीमीटर, राइट। अच्छा, मान लो मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये एक छोटी सी लाइन, इसको मेजर करने बोल दिया। जब हमने स्केल रखा बच्चों यहाँ पे, जब हमने स्केल रखा, है ना, सॉरी, जब हमने स्केल रखा यहाँ पे, ये स्केल है मेरी, तो यहाँ पे जो मेरा था 5 यहाँ था मान लो, और 6 यहाँ है। इसके बीच में बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते ये 5.2 है या 5.3 है ना। तो अगर मान लो 5.2 और 5.3 के बीच में होगा बच्चों, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 5.2 या 5.3। हम कहते हैं 5.2 प्लस माइनस 0.1 mm, कह सकते हैं, उससे ऊपर नीचे, है ना। मतलब हम एक अंदाजा लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? एक अंदाजा। हम अनसर्टेन होते हैं, है ना। तो कभी भी हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो उसको एक्यूरेटली, प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाते बच्चों। आगे बात समझ में? उसके कारण क्या होता है? एक्यूरेट मेजरमेंट और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ जाती है बच्चों। जो हमने मेजर किया और उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू थी उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे बच्चों। आगे बात समझ में? तो एरर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चों? चलो बोर्ड पे पहले लिखता हूँ, फिर मैं एरर आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, एनी मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट करोगे आप, एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट, इज नॉट परफेक्ट। कोई भी मेजरमेंट बच्चों परफेक्ट नहीं होता, है ना। इट ऑलवेज, जो भी मेजरमेंट करोगे, सारे मेजरमेंट, it always has certain error, कुछ ना कुछ एरर होगा ही बच्चों, है ना। और इसी एरर को बच्चों, इस एरर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? आपको आज बता देता हूँ। जब आप क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो प्लीज अच्छे से समझो। इसी एरर को हम टॉलरेंस भी कहते हैं। एरर को हम फिजिक्स में टॉलरेंस भी कहते हैं और टॉलरेंस। ठीक बात है बच्चों। अच्छा, ये तो हो गई किसी भी मेजरमेंट। एरर की डेफिनेशन क्या है? एरर की डेफिनेशन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। जो हम अनसर्टेन होते हैं बच्चों, पता नहीं 5.23 है या 5.22 है, क्या है पता नहीं, है ना, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा बच्चों, है ना। तो अनसर्टेनिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? एरर। इट इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द measurement of the magnitude, measurement of the magnitude of a physical quantity, of a physical quantity। आगे बात बच्चों समझ में क्या है? ये इट इज अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जितने अमाउंट से हम अनसर्टेन होंगे ना,
द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में जितनी अनसर्टेनिटी है उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एरर। अब इस एरर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये जो लाइन है, मान लो ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी है एक्यूरेट मेजरमेंट है इसका 2.456 सेंटीमीटर, या मैं मान लेता हूँ चलो 10 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। लेकिन मैंने जब अपने स्केल से मेजर किया बच्चों तो मेरे को क्या मिला? 10.45 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो मैं सर्टेन हो सकता हूँ क्योंकि हमारे स्केल में कैलिब्रेशन होती है, लाइनिंग बनी होती है यहाँ तक के लिए, लेकिन इसके आगे के लिए लाइनिंग नहीं बनी होती। तो ये मेरा क्या है बच्चों? अनसर्टेन डिजिट है ना, अनसर्टेन। यानी ये क्या? अनसर्टेनिटी। यानी अगर मैं मान लिया, अनुमान लगा लिया कि चलो ये बीच में दिख रहा है मेरे को, 4 और 5 के बीच में दिख रहा है, तो मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? देखो एरर क्या हो जाएगा? एरर विल बी इक्वल टू मॉड वैल्यू, है ना, ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एंड दिस विल कम अराउंड बच्चों 0.006। यानी ये मेरा क्या हुआ बच्चों? एरर हुआ। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक बात और समझाना चाहता हूं बच्चों आप लोगों को। यहाँ पे मैंने क्या लिया? मॉड को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मॉडुलस। बच्चों मॉडुलस में कोई भी चीज डालने से वो चीज क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन फिर भी इसके 2 डायरेक्शन होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। पहले एक बार पॉज करके इसको नोट कर ले। इस मॉड को मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों, एक बार आपको अच्छे से नोट कर लिया सभी ने? चलो अब देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने लिखा मॉड एक्स। पहले मॉड समझा रहा हूं बच्चों, ये समझना जरूरी है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। मॉड एक्स लिखा, y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाने का है बच्चों तो मैं क्या करूंगा? ग्राफ ऐसे ही बनाते थे बच्चों बचपन में। ये लिखा x और ये लिखा y, राइट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू -1 मॉड में है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 2 और वैल्यूज ले लेते हैं बच्चों, एक 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू भी 2, -2। अगर y इक्वल टू मैंने लिखा मॉड -2, मॉड में सारी वैल्यूज क्या हो जाती है? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? मॉड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है। तो बच्चों अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2, ये -3। इसी तरह बनाते हैं बच्चों। अब देखो 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, ठीक है। 2 पे 2, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू +2। मतलब ये ग्राफ बच्चों ऐसे बना, है ना। तो देखो हमें y के लिए तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है, लेकिन इस ग्राफ के 2 डायरेक्शन है। एक है पॉजिटिव डायरेक्शन और एक है बच्चों देखो ये x निगेटिव x है ना, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन। यानी बच्चों मॉड वैल्यू में क्या होता है? चीजें तो मॉड में डालने के बाद पॉजिटिव हो जाती है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास 2 होते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन। उसी तरह से देखो जैसे हमने एरर में क्या लिखा बच्चों?
तो एरर का हमने क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां से, ये क्या था, ट्रू वैल्यू था बच्चों, और ये क्या था, मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो एरर की जो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं बच्चों, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक बात है बच्चों। एरर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो अगर आप कोई भी गलती करते हो, उसको छुपाने के लिए अगर दूसरी गलती करोगे तो गलती कम होगी या कम हो जाएगी, या गलती बढ़ेगी ना। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक गलती को छुपाने के लिए अगर आप दूसरी गलती कर दोगे तो गलती ज़्यादा हो गई आपकी, है ना। जब आपको मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, गलती हो गई आपसे, अच्छा अब आपको आपका जो विटनेस था उसका भी मर्डर कर दिया, दो मर्डर हो गए आपके नाम पे। अब जिस कोर्ट में आपकी हियरिंग चल रही थी उस जज का भी मर्डर कर दिया, है ना। अब 3 मर्डर कर दिया बच्चों आप लोगों ने, समझ में आ रही है बात। तो एक गलती करी, उसके बाद दूसरी गलती करी, गलती कम थोड़ी होगी, गलती आपकी इंक्रीज हो गई। आपने तो इसलिए मर्डर किया उन लोगों का कि आपको सजा ना हो पाए, राइट। लेकिन आप लोगों ने तो क्या किया, गलती पे गलती। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अगर आप एक गलती करते हो और दोबारा गलती करते हो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी गलती कम नहीं होती, गलती इंक्रीज होती है। हमेशा गलती एड अप होते चलती है, राइट है बच्चों, है ना। जो भी एरर करोगे, एरर कभी भी कम नहीं होता, वो एड अप होते चलता है बच्चों, है ना। ठीक है, अच्छा। लेकिन एरर की 2 डायरेक्शन होती है बच्चों, एरर की 2 डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन 2 होती है ना। डायरेक्शन ऑफ एरर क्या होता है बच्चों, 2 होता है। डायरेक्शन ऑफ एरर 2 होता है। कौन सा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन। आ रही बात बच्चों समझ में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में एरर है। कोई भी मॉड वैल्यू लेते हो ना, उसके मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होती है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्शन 2 है, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो डायरेक्शन पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव तो डायरेक्शन नेगेटिव, जस्ट लाइक मॉड फंक्शन। आगे बात बच्चों समझ में, फटाफट से पॉज करके नोट करो, है ना। आई होप आपको पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, पॉजिटिव डायरेक्शन वाले एरर को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एरर, उसको नेगेटिव। यानी हमारी एरर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों। एरर की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को, हाँ। तो फटाफट पॉज करके नोट करो। तो चलो बच्चों, अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ एरर, है ना। टाइप्स ऑफ बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं अलग चीजें। पहले आप ये समझ लो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बच्चों ये एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, इसको हमें बहुत ही डिटेल में समझना है बच्चों, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बच्चों एक बात बता दो, एक्यूरेसी है ना, तुम्हारी कितनी एक्यूरेसी है, यानी तुम जो काम करते हो उसमें कितने एक्यूरेट हो। मेजरमेंट में क्या होगा बच्चों, जो हमने मेजर किया, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, राइट है। देखो पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना, जो कि सारे लोग समझाते हैं इस तरह से, मैं भी आपको समझाता हूँ। कितने लोगों ने डार्ट खेला अपने लाइफ में, इस तरह से होता है बच्चों, और हमें वो एरो मारनी होती है इसके अंदर में, बीच में एकदम। चलो मैं मान लेता हूं हमें इसी में मारना है, ठीक है। अब देखो किसी ने मारा और वो यहां आके लगा, फिर मारा
वो यहाँ के लगा, फिर मारा यहाँ लगा, फिर मारा यहाँ लगा। दूसरा प्लेयर वो मारा यहाँ, दूसरा बार ट्राई किया, फिर यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार फिर यहाँ। अच्छा, अब अगला प्लेयर उसने मारा यहाँ, फिर मारा यहाँ, फिर मारा यहाँ, फिर मारा यहाँ, है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों, एक्यूरेटली कितने लोगों ने किसने मारा? ये फर्स्ट प्लेयर था, ये सेकंड प्लेयर और ये थर्ड प्लेयर। देखो मोर एक्यूरेट कौन था, किसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक थी? इसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक है बच्चों, क्योंकि उसने एकदम से बोले कि नहीं, दागा एकदम, है ना। तो ये मोस्ट एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी है क्या? नहीं, इसकी एक्यूरेसी नहीं है, इसके पास भी एक्यूरेसी नहीं है। अब एक्यूरेसी तो समझ गए बच्चों, प्रिसीजन क्या है बच्चों? प्रिसीजन को समझते हैं। मान लो कोई लगातार डार्ट मार रहा है, तो पास कौन एक ही जगह पर लगातार मार रहा है? ये वाला या ये वाला? ये वाला एक ही जगह पे लगातार मार रहा है, तो बच्चों ये क्या है? प्रिसाइज। ये भी एक ही जगह पे लगातार मार रहा है बच्चों, तो ये भी क्या है? प्रिसाइज। और ये क्या है? नॉट प्रिसाइज। आगे बात समझ में? तो बच्चों डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, फिर से ये एग्जाम्पल लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है ना। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ। देखो, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, या ऐसे लिख लो, हाँ सही है। एक्यूरेसी ऑफ अ measurement, accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is close to द ट्रू वैल्यू, है ना। यानी जो मेजर्ड वैल्यू है बच्चों, वो ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा क्लोज है, वो हमें कौन बताता है? एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी टेल्स अस कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू हमारे ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों, राइट है? समझ में आएगा? अब देखो प्रिसीजन, इट tells us about the closeness. It tells us about the closeness of the measured value. Measured values. आगे बात समझ में? ये हमें बताता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितने क्लोज है, राइट है। तो मैंने जो 3 एग्जाम्पल बनाए थे बच्चों, इस तरह से ये बनाया था। तो देखो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज है, ये ज्यादा एक्यूरेसी सबसे ज्यादा। ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू के सारी वैल्यूज क्या एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो ये प्रिसाइज्ड है। दिस इज प्रिसाइज्ड, दिस इज बोथ प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट। आगे बात बच्चों समझ में? और ये क्या है? नॉन एक्यूरेट एंड नॉट, या फिर ऐसे लिख लो, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज्ड, है ना। ये क्या है? नहीं एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज्ड है। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात सभी को, है ना। तो सिंपल सी चीज थी। और बच्चों ये तो बात है प्रिसीजन की,
प्रिसीजन में तो हम ये देखते हैं कि आपस में कितना क्लोज है, साथ में एक चीज और हम प्रिसीजन में देखते हैं बच्चों, वो भी बता दूं मैं आपको। ऑल्सो ये बात और बताता है प्रिसीजन हमें, क्या बताता है? ऑल्सो इट टेल्स अस टू व्हाट resolution or limit the quantity is measured। है ना बच्चों, ये क्या बताता है कि it tells us to what resolution or limit the quantity is measured। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे मान लो मेरा जो मीटर स्केल है वो मापता है 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है, या 2.4 सेंटीमीटर एक्यूरेटली। दूसरा जो है कोई ऐसा स्केल आ जाए मेरे पास वो जो मापे 2.42 सेंटीमीटर, तीसरा मापे 2.423 सेंटीमीटर। तो कौन ज़्यादा प्रिसाइज है? जो डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स तक एक्यूरेटली मेजर कर सके बच्चों, तो मोर प्रिसाइज इज दिस वन। किसकी? इन तीनों में किसकी प्रिसीजन सबसे अधिक है? सबसे अधिक प्रिसीजन इसकी है बच्चों, क्योंकि इसकी लिमिट ज़्यादा है ना। इसकी लिमिट क्या है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट। इसकी लिमिट क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट। इसकी लिमिट क्या है? डेसिमल के बाद तो 3 डिजिट, है ना। तो ऐसे जिसकी लिमिट ज़्यादा है ना वो ज़्यादा प्रिसाइज है ना, इसलिए कहा गया it tells us to what resolution or limit the quantity is measured। हमारी बात समझ में बच्चों, है ना। अच्छा, रिजोल्यूशन का मतलब क्या बच्चों? देखो मान लो आपके पास एक मीटर स्केल है, आपके पास एक छोटा सा मीटर स्केल बनाता हूँ, ये मान लो एक मीटर स्केल मान लो, है ना, इतना नहीं है लेकिन है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे 0 से स्टार्ट होगा, ये ऐसे, है ना, ऐसे ही होता है बच्चों 1, ऐसे ही होता है ना बच्चों 2, इसी तरह से होता है बच्चों। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों ये चलो बच्चों, तो देखो इन दो यानी दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। आ रही बात समझ में? दो लाइनें, दो कैलिब्रेशन के बीच में दो लाइनिंग बनी होती है स्केल में, तो दो छोटा क्या है इस जो स्केल हम यूज करते हैं उसमें रिजोल्यूशन कितने का होता है? 1 मिलीमीटर का, यानी 0.1 सेंटीमीटर का, है ना, उसको रिजोल्यूशन करते हैं बच्चों, ठीक है। समझ गए होंगे? उसी को हमने अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको लिमिट कह दी बच्चों, है ना। कितने हद तक वो मेजर कर सकता है। लिमिट का मतलब क्या? हद, सीमा, है ना। उसकी सीमा क्या है मेजर करने की? जिसकी ज़्यादा सीमा है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, जिसकी कम है उसको हम कहते हैं लेस प्रिसाइज। आगे बात बच्चों समझ में? चलो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में यही था बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। मैं देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आया। पहले पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट कर लो आप लोग, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, देखते हैं कितने लोगों के दिमाग में बात घुस रही है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन है इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ अ लाइन इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एक लाइन है बच्चों, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। एंड द मेजर्ड वैल्यूज बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो वैल्यू मेजर की, बार बार मेजर किया बच्चों, उन सब का डाटा गिवन है हमें यहाँ पे, है ना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रिसाइज वैल्यू है और कौन सा एक्यूरेट है, ठीक है। आपको बताना है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसमें से कौन सा डाटा प्रिसाइज और एक्यूरेट है। अच्छा चलो पहला देखते हैं। 20 सेंटीमीटर वेरी क्लोज टू 20 सेंटीमीटर, 19.6 नियर अबाउट क्लोज टू 20 सेंटीमीटर, 19.7 मोर क्लोज टू 20 सेंटीमीटर, 20.1 क्लोज टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा
तो बच्चों ये डाटा क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। क्या ये जो मेजर्ड वैल्यूज है आसपास में बराबर है? देखो ये 19.6 और ये 20.1, 0.5 का डिफरेंस है बच्चों, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज्ड। आगे बात सुन लें, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू आपस में क्लोज नहीं है बच्चों। अच्छा, ये 15 सेंटीमीटर, बहुत खूब, 15.1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, लेकिन इसमें देखते हैं एक्यूरेसी नाम की तो चीज़ नहीं है इसके पास। क्यों? 20 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, 15 सेंटीमीटर हमारी मेजर्ड वैल्यू है बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ये एक्यूरेसी तो नहीं है, इसमें इनएक्यूरेट है ये बच्चों, इनएक्यूरेट है। अच्छा, लेकिन प्रिसीजन 15, 15.1, 15, 15.2 ये सारे वैल्यूज आसपास अपने आप में क्लोज है बच्चों, है ना। ये सारे जो मेजर्ड वैल्यू है आपस में क्लोज है, तो ये कैसे होंगे बच्चों? प्रिसाइज्ड होंगे, प्रिसाइज्ड। इनएक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसीजन इसकी है। अच्छा, ये एक्यूरेट था, प्रिसाइज नहीं था, ये इनएक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज है। चलो इसमें देखते हैं, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, दिस इज ऑल्सो क्लोज टू ट्रू वैल्यू, दिस इज ऑल्सो क्लोज टू ट्रू वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज टू ट्रू वैल्यू। मतलब एक्यूरेसी तो कुट के भरी है इसमें, है ना। एक्यूरेट तो है, अब देखिए प्रिसाइज है या नहीं है, या इसके क्लोज है। यस, ये तीनों आपस, ये चारों के चारों आपस में क्लोज है बच्चों। देखो 20, 20.1, 20.2, 20 आपस में क्लोज ही है ना। ये सब मेजर वैल्यू भी आपस में क्या है? क्लोज्ड है, तो प्रिसाइज भी है, यानी ये वाला डाटा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, यानी ये स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट होगा बच्चों, है ना। चलो ये देखते हैं, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, भैया 2 सेंटीमीटर का फर्क कर दिया, नहीं चलेगा। 18.9, अच्छा 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का फर्क, ये एक्यूरेट तो नहीं है भैया, दिस इज नॉट एक्यूरेट, इनएक्यूरेट है ना। ये क्या है बच्चों? इनएक्यूरेट है। प्रिसीजन देख ले बच्चों, क्या ये दोनों आपस में क्लोज हैं या ये आपस में क्लोज हैं? नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, तो इनएक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज्ड, मतलब इसकी एक्यूरेसी भी नहीं है और इसकी प्रिसीजन भी नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये स्टूडेंट सबसे बड़ा गधा स्टूडेंट है ना, इज फुल। देखो ना ही इसके पास एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? S3, क्योंकि इसका डाटा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। आगे बात समझ में बच्चों, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आया। फटाफट से पॉज करके इसको नोट करो, फिर एक और छोटा सा मैं प्रिसीजन के ऊपर एक और पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, फटाफट से यहीं पर पूछ लेता हूँ बच्चों, पूछ ही लेता हूँ। बताओ, एक है स्टूडेंट 1 या फिर 3 लेंथ लेता हूँ, स्टूडेंट 1 के 3 लेंथ लेता हूँ, है ना। इसने मेजर किया 20.1 सेंटीमीटर, दूसरा मेजर किया 20.12 सेंटीमीटर, तीसरा 20.123 सेंटीमीटर। मोर प्रिसाइज कौन सा इसमें से बच्चों? जिसकी लिमिट ज्यादा डेसिमल के बाद, तो मोर प्रिसाइज इज दिस, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी सबसे ज्यादा प्रिसीजन किसकी होगी? इसकी होगी। तो प्रिसीजन हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो कितने क्लोज है वैल्यूज आपस में एक दूसरे के, मेजर्ड वैल्यूज कितने क्लोज हैं आपस में एक दूसरे के, दूसरा किसकी लिमिट ज्यादा है। अरे बात समझ में बच्चों? तो इस तरह से हम प्रिसीजन देखते हैं बच्चों। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो बच्चों, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। चलो बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर बच्चों, एरर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा है बच्चों हमारा रैंडम एरर, रैंडम एरर।
देखो बच्चों, पहले समझते हैं सिस्टमैटिक एरर, है ना, फिर समझेंगे हम रैंडम एरर, है ना। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर क्या है? देखो, सिस्टम से आया हुआ एरर सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम से आया हुआ सिस्टमैटिक एरर, है ना। देखो बच्चों, सिस्टमैटिक एरर एक्चुअल में क्या होता है, जो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, जो केवल एक ही डायरेक्शन में हो। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो बार बार जब भी मेजर करें एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आए, मतलब ज़्यादा ही आए, या फिर अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम ही आए। आ रही बात समझ में? मेजर्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से कम ही आए, मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, एक ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके लिए हम लिख सकते हैं इट हैज द एरर which has only one direction, है ना, which has only one direction, मतलब that is either positive direction or नेगेटिव डायरेक्शन। इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बार बार ऑब्जर्व मेजरमेंट कर रहे हो, या फिर बार बार नेगेटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो। तो बच्चों समझ में आई बात, है ना। तो इस तरह से हम एरर को देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, जैसे मान लो एक लेंथ है, एक लाइन है, आप उसको इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है बच्चों मान लो 5.2 सेंटीमीटर है, और आप कंटिन्यूसली 5.3 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 5.35 सेंटीमीटर, 5.37 सेंटीमीटर, है ना, या 5.25 सेंटीमीटर हमेशा ज़्यादा ही कैलकुलेट कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में। या फिर दूसरा केस क्या होता है, आप हर बार 5.1 सेंटीमीटर, 5.19 सेंटीमीटर, 5.15 सेंटीमीटर हमेशा कम कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में बच्चों। आ रही बात समझ में? तो दिस शुड बी टेंडिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन बच्चों। ये नहीं कि दोनों डायरेक्शन में एक साथ होगा। अगर दोनों डायरेक्शन में एक साथ हो जाएगा बच्चों तो वो एरर सिस्टमैटिक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, रैंडम हो जाएगा, है ना। अगर the error which has both direction, that is both positive and negative, उसको क्या कहेंगे बच्चों हम, रैंडम एरर, है ना। आ रही बात बच्चों समझ में? तो दिस इज द एरर, इसको क्या लिख सकते हैं, द एरर which tend to be in both directions। इसमें क्या होगा बच्चों, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। आगे बात समझ में? इसके रीजन्स हमें पता होंगे बच्चों, जो सिस्टमैटिक एरर है ना, इसके रीजन्स आर नोन। इसके जो रीजन्स होंगे ना बच्चों, कारण क्या है, किस कारण से ये एरर आ रहा है, ये हमें पता होगा सिस्टमैटिक एरर में। लेकिन इसके जो रीजन होंगे वो अननोन होंगे, रीजन्स आर अननोन। इसके रीजन, इसके कारण हमें पता नहीं होता कि रैंडम एरर किस वजह से हो रहा है, लेकिन सिस्टमैटिक एरर सिस्टम की वजह से हो रहा है और बार बार एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों हम तुरंत ही पता लगा सकते हैं ये एरर क्यों हो रहा है, लेकिन इस एरर को हम पता ही नहीं लगा पाते हैं। आगे बात समझे? फटाफट पॉज करके एक बार नोट कर लो इसे, फिर हम आगे समझते हैं चीज़ों को बच्चों। फटाफट पॉज करके एक बार नोट करो, है ना, फिर देखते हैं सिस्टमैटिक एरर को देखते हैं, फिर रैंडम एरर को देखते हैं। चलिए इसे नोट करो बच्चों। चलो अब हमें देखते हैं सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर में बेसिकली 3 प्रकार के एरर होते हैं बच्चों, 3 टाइप के एरर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है बच्चों हमारा पर्सनल एरर, पर्सनल एरर।
और तीसरा होता है बच्चों हमारा टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर। 3 टाइप के एरर होते हैं बच्चों। पहला क्या हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। तो पहले हम ये समझेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, देन टेक्निकल एरर और देन पर्सनल एरर, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखो इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से जो एरर आएगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। जैसे मान लो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया बच्चों, है ना। इनपरफेक्ट डिजाइन है ना। क्या है हमारा इम्परफेक्ट डिजाइन है, ठीक है। हमारा डिजाइन कैसा है बच्चों, इम्परफेक्ट है। या और क्या हो सकता है बच्चों, इम्परफेक्ट डिजाइन के साथ साथ उसकी कैलिब्रेशन सही से नहीं हुई है बच्चों, और रॉन्ग कैलिब्रेशन, है ना। और रॉन्ग कैलिब्रेशन मतलब जो हम लाइनिंग बनाते हैं ना बच्चों, जो पॉइंट देते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो सही डिस्टेंस पे नहीं हुई है बच्चों, वो अलग अलग दूरी पे हो रखी है। आई बात बच्चों समझ में, यानी डिजाइन इम्परफेक्ट है, सही से डिजाइनिंग नहीं हुई है। मान लो कोई स्केल हमारा ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, कैसा, मान लो ये सीधी लाइन ना हो के ऐसे हो जाए, ये स्केल ऐसे बना हुआ था, ये थोड़ी ऐसे बन जाए, थोड़ी तिरछी हो जाए, है ना। मतलब डिजाइन उसकी सही से नहीं बनी हो। कैलिब्रेशन बोले तो ये जो हम मार्किंग करते हैं स्केल पे, वो हमारी सही से मार्किंग नहीं हो, है ना बच्चों। तो ये सब क्या बच्चों, क्या इनपरफेक्ट डिजाइन, रॉन्ग कैलिब्रेशन, राइट है बच्चों। अच्छा, अगला क्या है बच्चों हमारा जीरो एरर। अब बच्चों जीरो एरर क्या है, जीरो एरर क्या, मान लो किसी स्केल का वो आगे का पार्ट घिस गया हो, है ना, वाइप ऑफ हो गया हो, जीरो में पता नहीं हो कहाँ पे उस स्केल में, जीरो एरर। या फिर हमारे जो वर्नियर कैलिपर है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ बच्चों, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या, जीरो एरर, है ना। जीरो एरर में क्या कह सकता हूँ, जैसे जीरो मार्क ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर कैलिपर डोंट या मे नॉट, ऐसे लिख लो, मे नॉट coincide with the zero mark of the main scale of वर्नियर कैलिपर। मतलब बच्चों जो वर्नियर कैलिपर आप देखते हो इस तरह से, इस तरह से जो वर्नियर कैलिपर देखते हो, इसका मेन स्केल और इसका जीरो मार्क और इसका जीरो मार्क आपस में कंसाइड नहीं करेगा बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं हम, जीरो एरर। या फिर हमारे जो मीटर स्केल होते हैं उसमें अगर जीरो वाइप ऑफ हो गया तो भी वो क्या कहलाएगा, जीरो एरर, है ना। एरर और किसकी वजह से हो सकता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट में हमारे फ्रिक्शन की वजह से बच्चों, है ना, फ्रिक्शन की वजह से भी एरर आता है। अब पूछो फ्रिक्शन की वजह से एरर कैसे आता है बच्चों। अब देखो हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं बच्चों, मान लो एक पेंडुलम है, हमें उससे टाइम पीरियड उसको कैलकुलेट करनी है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, एयर फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से एयर उस पर एक फोर्स लगाएगा बच्चों, है ना, जिससे हम उसका टाइम पीरियड एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और हम इसको ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस हाई हो जाए, है ना, फ्रिक्शन हाई हो जाए बच्चों, तो ये हमारी जो मेजरमेंट होगी वो एक्चुअल नहीं आ पाएगी बच्चों,
आ रही बात समझ में? इसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऐसा समझ में, यानी इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आया उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या क्यों एरर आता है, क्या क्या कारण है, ये सारे कारण है बच्चों। समझ में आएंगे, है ना? तो फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। और अगर आपसे कोई पूछे बच्चों व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ सिस्टमैटिक एरर कॉज्ड ड्यू टू दिस थिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट, है ना? समझ में आएगा बच्चों? फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर आते हैं हम पर्सनल एरर पे। बच्चों पर्सनल एरर से पहले अब हम टेक्निकल एरर देखते हैं, फिर पर्सनल एरर देखते हैं। अब देखो हमारा जो टेक्निकल एरर है वो क्या होता है। अब सिस्टमैटिक एरर तो हमने सही कर लिया, अब टेक्निकल एरर ये क्यों होता है बच्चों? देखो इसका कारण क्या क्या हो सकता है। इसका कारण सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला है ना, ड्यू टू फॉर्मूला। हमने जो फॉर्मूला बनाना था बच्चों वो उसी में कहीं ना कहीं कमी है। जैसे मान लो अभी पेंडुलम की बात की थी, फिर से करता हूँ। हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रखा है ना। हमने पेंडुलम जी, छोटी जी आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने पहली बार बच्चों उसके वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, वो कहाँ से कैलकुलेट किया था? बाय द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। देखो ये पेंडुलम था बच्चों, इसको हमने कहा कि बहुत छोटे एंगल, बहुत ही छोटे एंगल से ये ऑसिलेट करता है ना। अगर बहुत छोटे एंगल से ऑसिलेट करता है ना, एंगल बीइंग वेरी स्मॉल, है ना। एंगल को हमने क्या माना था बच्चों? बहुत छोटा। और t इक्वल टू हमने फॉर्मूला यूज किया था, t इक्वल टू 2π√L/g। ये टाइम पीरियड है ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, यानी एक ऑसिलेशन मतलब ये यहाँ से यहाँ, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, एक ऑसिलेशन जितने टाइम में पूरा करेगा बच्चों उसको कहते हैं हम एक ऑसिलेशन। आई बात समझ में बच्चों? अच्छा, तो हमने बोला इतने टाइम लगेंगे इसको, लेकिन उसमें हमने क्या माना था? थीटा छोटा माना था बच्चों। लेकिन एक्चुअल में क्या थीटा छोटा होता है? ये पेंडुलम को हमने ऑसिलेट किया, ये तो ऐसे होता है ना बच्चों, मतलब ये पूरा इतना ऑसिलेट होगा, ये इतना होगा, ये थीटा छोटा थोड़ी होगा, छोटा तो होता नहीं। तो इसका मतलब अगर हम पेंडुलम से निकाल रहे हैं फॉर्मूला कहीं ना कहीं गड़बड़ है बच्चों, है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेक्निक उनकी गलत है। जैसे मान लो बहुत ही छोटा एंगल ले लिया, पैरेलक्स आ जाएगा। पैरेलक्स मेथड पढ़ा था ना, वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, टेक्निक गलत हो जाती है हमारी। जैसे मान लो यहाँ पे टेक्निक ऐसे गलत, मान लो ये यहाँ जाना है तो ये हाफ ऑसिलेशन होगा, फिर ये यहाँ आएगा, है ना, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो हाफ ऑसिलेशन, मतलब ये यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया बच्चों, फिर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो एक ऑसिलेशन होता है। जैसे देखो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, दिख रहा है ना, ये ऑसिलेट कराया मैंने, ये ऐसे गया ऐसे आया, फिर ऐसे गया ऐसे आया, तो एक ऑसिलेशन होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन जब मैंने पेंडुलम को मूव करा दिया, स्टॉप वॉच मैंने लेके रखा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए स्टॉप वॉच लेकर, तो मेरा ये जब यहाँ गया, जब मेरा ये यहाँ गया और यहाँ आने से पहले ये यहाँ था, है ना बच्चों, यहाँ नहीं आया, ये यहीं था, मैंने स्टॉप वॉच क्लिक कर दिया, तो टेक्निक गलत हुई नहीं होगी बच्चों, है ना। या फिर मेरा टेक्निक इन मेजरमेंट गलत कैसे? मान लो मैंने लोहे का स्केल यूज किया, गर्मी में वो एक्सपेंड कर जाएगा, ठंडी में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब मेरा टेक्निक क्या है? गलत है, मैंने गलत इंस्ट्रूमेंट लिया, है ना। आ रही बात समझो बच्चों? क्लियर है? तो
ये दोनों की वजह से जो एरर होता है उसको कहते हैं टेक्निकल एरर, राइट। अच्छा, तीसरा देखते हैं बच्चों पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर कैसा होता था बच्चों? हमारी केयरलेसनेस है ना, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ में जो मेजर कर रहा है ना, यानी पर्सनल केयरलेसनेस, खुद से गलती करें, केयरलेसनेस है ना, सही से मेजर नहीं करें। सिस्टमेटिक एरर भी नहीं है, टेक्निकल एरर भी नहीं है, टेक्निकली भी बहुत अच्छा है, लेकिन खुद की गलती, इंसानों की गलती है ना, केयरलेस नहीं, केयरफुल नहीं है, केयरलेसली मेजर कर रहा है, ऐसे मेजर कर रहा है। मान लो मेरे को ये लाइन मेजर करनी है, ऐसे मेजर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उधर हूँ, मेजर इधर कर रहा हूँ, आड़े बात समझ में है ना, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाह, क्यों? तो मैं कहीं देख कहीं और रहा हूँ, मेजर कहीं और कर रहा हूँ। या फिर मेरा क्या हो सकता है, इंटेंशनल, मैं इंटेंशनली किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा काम है मेजरमेंट का, मैं जानबूझ के 2 सेंटीमीटर कम बताता हूँ और उस 2 सेंटीमीटर के अलग से पैसे पॉकेट में डाल लेता हूँ। इंटेंशनली भी एरर आता है, आड़ी बात समझ में। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई, तीनों टाइप के एरर इसमें समझ में आए। तो बच्चों इन एरर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे इंटेंशनल एरर, पता है मेरे को 2 सेंटीमीटर हर बार कम बताता हूँ, कंपनी वाले को जिस दिन पता चल गया नौकरी से निकालेगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा देगा। आड़ी बात समझ में, मतलब जितना भी मेजर कर रहा है उसको 2 सेंटीमीटर की कमी है। केयरलेसनेस हटा दो, फुल कंसंट्रेशन के साथ करो, एरर नहीं आएगा। टेक्निक सही रखो, फॉर्मूला सही कर दो, है ना, करेक्शन कर दो। जैसे आप पढ़ोगे, आपकी 11वीं क्लास में पढ़ोगे बच्चों, है ना, आखिरी चैप्टर में न्यूटन्स लॉ, और उसके बाद न्यूटन्स साउंड के लिए, न्यूटन्स के लिए जो उसने स्पीड दी थी, उसके बाद उसका लैप्लास करेक्शन, है ना, तो उसने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, एक्यूरेट वैल्यू आती है, राइट। अगर हमें चीज़ें पता हो कि कितना कम आ रहा है, जैसे थीटा, हमने ये फॉर्मूला बना दिया, अब हम पता है कि कितना थीटा एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको माइनस कर देंगे या उतनी वैल्यू उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो हमें क्या है कि एक्यूरेट वैल्यू हम पता कर सकते हैं। कैलिब्रेशन सही कर देंगे, डिजाइन सही कर देंगे इंस्ट्रूमेंट की, है ना, रेजिस्टेंस कम कर देंगे या फ्रिक्शन, या उनके वजह से जो कमी आ रही है या जीरो एरर, मान लो हर बार हम मेजर करें, पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर ही कम मेजर कर पाता है, तो मेजर करने के बाद 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। जैसे आपके घड़ी में, है ना, आपका हैंड वॉच हो या घर की घड़ी हो या कहीं भी वॉल क्लॉक हो, तो उसमें अगर मान लो घड़ी का समय 1 घंटा पीछे हो गया, है ना, या 15 मिनट आगे हो गया, तो जितना टाइम हुआ आप उसमें 15 मिनट कम कर दोगे या 1 घंटा जोड़ दोगे, यही करते हो ना, तो आपको एक्यूरेट टाइम पता चल जाता है। यानी गलत घड़ी से भी आप सही समय नोट कर लेते हो ना, कि अच्छा ये मेरा 15 मिनट पीछे चल रहा है, अभी इसमें इतना बज रहा है, मतलब 15 मिनट पीछे चल रहा, 15 मिनट और जोड़ दो, तो एक्यूरेट टाइम मिल जाता है आपको। मतलब सिस्टम का जो एरर होता है बच्चों, वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दिस सिस्टमैटिक एरर कैन बी रेक्टिफाइड इजीली बाय नोइंग व्हाई द एरर हैज ऑकर्ड, है ना। फटाफट पॉज करके एक बार नोट करो इसे। एक बात लिखनी है मेरे को, जो बोला है अभी, नोट systematic error can be rectified by knowing, can be rectified easily by knowing the cause of
error, cause of occurrence of error। है ना। तो अगर हमें पता चल जाए कि एरर क्यों हो रहा है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं बच्चों। जैसे घड़ी के टाइम में आपने रेक्टिफिकेशन किया, रेक्टिफिकेशन का मतलब करेक्शन, है ना। तो इसका करेक्शन बहुत आसान है बच्चों। आगे बात समझ में, हम इसमें सिस्टमेटिक एरर अगर हो तो हम एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। समझ में आई बात। इसको सही किया जा सकता है आसानी के साथ। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर हम चलते हैं बच्चों कहाँ, रैंडम एरर्स की ओर। नोट कर लिया बच्चों सबने, पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों अब देखते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर पहले बता चुका हूं, ये दोनों ही डायरेक्शन में होता है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में ही होता है, राइट। ओके फाइन। अब देखो ये दोनों में ही होता है और इसको हम इसके रीजन्स जो होते हैं अननोन होते हैं बच्चों। इसके रीजन्स क्या होते हैं, अननोन्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दिस एरर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, है ना। दिस एरर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो भैया अगर ये एरर आ गया, है ना, माय क्वेश्चन इज अगर ये एरर आ गया तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें। ये एरर आ गया तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें बच्चों। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मैथमेटिक्स की बहुत ही अच्छी टूल है बच्चों, है ना, प्रोबेबिलिटी हेल्प्स इन rectifying the random error, है ना। देखो इसका रीजन हमें नहीं पता है तो हम इजीली इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हेल्प कौन करेगा रेक्टिफिकेशन में, इस टाइप के एरर को हेल्प कौन करता है रेक्टिफिकेशन में, प्रोबेबिलिटी बच्चों। आड़ी बात समझ में, प्रोबेबिलिटी कैसे करती है अब भी देखेंगे हम, है ना। होने दो, लंबी क्लास होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आज ही देख लो। 2 दिन से 3 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी, है ना, मस्ती कर रहे थे। अब पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, बहुत दिन हो गए पढ़े, है ना। चलो फटाफट पॉज करके लिख लो। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे हेल्प करेगी। देखो ऐसा माना जाता है इसके पास दोनों डायरेक्शन है, इसके पास तो दोनों डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन भी और नेगेटिव डायरेक्शन भी। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले, है ना, तो क्या होगा, लगभग 50% पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, लगभग 50% नेगेटिव डायरेक्शन में। बहुत बार जैसे एक सिक्के को मैं 100 बार उछालूंगा बच्चों, एक बार उछालूंगा तो हेड या टेल आएगा, 3 बार उछालूंगा तो 2 बार हेड 1 बार टेल आएगा। लेकिन मैं 100 बार उछालता हूँ एक सिक्के को, एक कॉइन को मैं 100 बार टॉस करता हूँ, 100 टाइम्स टॉस करता हूँ, तो क्या होगा, नियर अबाउट 40 to 45 टाइम्स, 46 टाइम हेड आएगा, 54-55 टाइम्स टेल आ जाएगा, है ना, या फिर 54-55 टाइम्स हेड आ जाएगा और 45 टाइम्स टेल आ जाएगा बच्चों। ये क्या है, लगभग 50-50% हो गया दोनों साइड में, है ना। तो ऑब्जर्वेशंस को हमें इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ेगी बच्चों, है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ेगी। एक बार पॉज करके नोट कर लिया, तो चलो इसमें अब बताता हूँ, क्या लिखता हूँ जो मैंने बोला। क्या बोला बच्चों, इट हैज बोथ डायरेक्शन, है ना, सिंस it has both directions, since it has both directions, therefore a large observation, है ना, since it has both direction, therefore a large observation
and a large number of observation या large observation may give 50% positive and 50% negative. 50% positive and 50% negative readings. आ रही बात बच्चों समझ में आ रही है? अच्छा, तो इससे क्या होगा? 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, है ना? हमने बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया तो 50% पॉजिटिव डायरेक्शन में आया, 50% नेगेटिव डायरेक्शन में आया, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, है ना? तो ये लिख लिया बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ। The large number of observations are taken. The large number of observations are taken so that the large number of observations are taken so that random errors can be removed by the law of probability. By the law of probability, random error क्या हो जाए? रिमूव हो जाए by the law of probability. Law of probability क्या कहता है बच्चों? इसको लिख लिया। चलो पहले तो इसमें बता दिया कि क्या लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं जिससे 50% पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, 50% नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, है ना? जिससे हमारा रैंडम एरर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेली खत्म हो जाएगा, एकदम से तो खत्म होगा। अच्छा, द लॉ ऑफ probability here, यहाँ पे the law of probability here cancel out the positive and negative error, है ना? The law of probability here cancel out the error. आगे बात समझ में बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेते हैं? प्रोबेबिलिटी की, है ना? अच्छा, एक बात बता दो बच्चों, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही चीज है। आगे बात समझ में ना? क्लियर है? ओके, फटाफट पॉज करके नोट करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं बच्चों? एवरेज निकालते हैं। सो वी फाइंड द एवरेज ऑफ द एरर। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि आप उसका क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो, है ना? तो ये क्या कहता है बच्चों? एवरेज निकाल दो, विच विल कैंसल द, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है? प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ती है? जो कि एवरेज। आगे बात समझ में? प्रोबेबिलिटी का हमें क्या निकालना है? एरर्स की एवरेज निकालनी है बच्चों, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, फटाफट से पॉज करके नोट करो। फिर आज यहाँ से क्लास स्टार्ट की थी एरर की डेफिनेशन, फिर वहीं चलते हैं और थोड़े से और डिटेल में समझते हैं चीज़ें क्या है। पॉज करके नोट करो फटाफट से। चलो बच्चों,
तो हमें क्या करना है, अभी रैंडम एरर में हमने क्या समझा कि हमें एरर्स का एवरेज निकालना है। और एरर कैसे निकालते थे बच्चों, आज हमने सीखा था मॉड वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बच्चों अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो ये यूज करना होगा ना, वैसे तो मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इस एरर को हम केवल एरर नहीं कहते, इस एरर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा किसका, एब्सोल्यूट एरर का, है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या। देखो मॉड वैल्यू लगाया ना, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा चलो फिर एब्सोल्यूट एरर की फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसे समझते हैं। देखो बच्चों, तो एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना। देखो यही लिखा है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मैग्नीट्यूड बोले तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, है ना। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इस एरर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, है ना। समझ में आई बात। तो बच्चों चलो इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ, है ना, कि एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं। अभी निकाला भी था, है ना। चलो एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हम एक रैंडम एरर लेंगे बच्चों, एक ऐसा मेजरमेंट लेंगे जिसमें हमें क्या मिल रहा हो, रैंडम एरर, और उससे देखेंगे किस तरह से फिर उसका एवरेज निकालेंगे और एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चों, है ना। किस तरह से एरर को कैंसिल आउट कर सकते हैं और किस तरह से ट्रू वैल्यू के करीब पहुंच सकते हैं बच्चों, है ना। फटाफट से पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, है ना। फिर देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, फटाफट से पॉज करो। चलो बच्चों देखते हैं, मान लो मेरे को इसकी लेंथ मेजर करनी है और इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, 2 सेंटीमीटर। हमने जो मेजर किया बच्चों, बहुत सारे वैल्यूज मेजर किए इसके। पहला जो मेजरमेंट आया मेरा वो 2.1 सेंटीमीटर आया, 1.9 सेंटीमीटर आया, 1.8 सेंटीमीटर आया, 2.2 सेंटीमीटर आया, 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज व्हाट माय मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यूज, है ना। ये बच्चों हमारा क्या है, मेजर्ड वैल्यूज। चलो बच्चों, तो ये हमने क्या ले लिया, मेजर्ड वैल्यूज ले लिया बच्चों, है ना। अब देखते हैं इन सब की हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका क्या है बच्चों, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, डिफरेंस। आ रही बात समझ में, जो एरर है वो क्या, डिफरेंस है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा। आ रही बात समझ में। तो डेल्टा, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों, ये जो मेजर्ड वैल्यूज है ना, मैं इसको नाम दे देता हूं आज। ये A1 है, ये जो हमारा है A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। ये सारी के सारे क्या है, हमारे मेजर्ड वैल्यूज, राइट है बच्चों। अब देखो, डेल्टा A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 - 2 - 1 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा E2, डेल्टा E2 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मॉड ऑफ 2 - 1.9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बच्चों, ये भी 0.1 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि मॉड की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। देखो यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ तो पॉजिटिव आ ही रहा है। सिमिलरली डेल्टा A3 क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। देखो 2 - 1.8 सेंटीमीटर, बोले तो 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा A4 क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ 2 - 2.2 सेंटीमीटर,
ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.2 सेंटीमीटर, है ना। इसको मैंने 2 ले रखा है, इसको भी 2.1 ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखो डेल्टा A5 क्या हो जाएगा 2 - 2.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकालना सीखा बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा। हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बच्चों, अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है, हमें सबका एवरेज निकालना है। आगे बात समझ में, क्या निकालना है, एवरेज। अच्छा बच्चों, कई बार क्या होता है कि ये ट्रू वैल्यू भी हमें गिवन नहीं होती है, ये ट्रू वैल्यू भी हमें गिवन नहीं होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, इस ट्रू वैल्यू को कैसे निकालेंगे। मान लो हमें ये नहीं गिवन है, ये गिवन नहीं है। अच्छा बाद में करते हैं वो चीज, है ना। हमने रैंडम एरर में क्या सीखा, हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है बच्चों, एरर्स का एवरेज निकालना है, राइट। चलो इसका एवरेज निकालो, एवरेज, है ना, या फिर एवरेज का दूसरा नाम क्या बच्चों, मीन। तो हम क्या लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। किसका मीन निकाल रहे हैं बच्चों, किसका मीन, एब्सोल्यूट एरर का, तो हम लिख देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। अच्छा तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7, यानी 0.7/5। दिस इज व्हाट माय एरर, है ना। हमने उस एरर का क्या निकाल दिया बच्चों, एवरेज। अच्छा एवरेज ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 0.7/5 कितना हो जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट करो। नहीं आता, देखो यहाँ पे इसको हटाओ, ये 50 हो जाएगा। अब डिवाइड मार दो, 50 ये 7, ये पॉइंट डाल के 0, 51 जा 50, ये क्या हो गया बच्चों 0, 7 - 5 2, एक और 0, ये क्या हो गया बच्चों 0.14। आ रही बात समझ में। अच्छा बच्चों एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एवरेज निकालने का क्या फायदा, एवरेज निकालने का क्या फायदा। देखो अगर मान लो ये गिवन नहीं होता बच्चों, वैसे तो हमें पता है 2 सेंटीमीटर है, गिवन नहीं, अगर हम इसका मीन निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यूज का मीन, यानी a का मीन निकाल दे बच्चों, तो क्या लिखते हैं 2.1 प्लस 1.9। देखो बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाने जा रहा हूँ बच्चों को मैं। देखो एवरेज का क्या मतलब होता है, 2.1 प्लस 1.9 प्लस 1.8, है ना, प्लस 2.2 प्लस 2.1/5। देखो 2.1 प्लस 1.9 कितना हो गया बच्चों 3 1 4 4 प्लस 1.8 5.8 5.8 प्लस 2.2 5.8 6 7 8, है ना, 8 प्लस 2.1 10.1। ये क्या आ गया बच्चों 10.1/5। सही बात है। अब इसको डिवाइड मारो बच्चों, 2 5 जा 10, राइट है। अच्छा पॉइंट के बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा ये 0 2 बोलो, है ना, 5 2 जा 10 ना, 5 2 जा 10, तो ये क्या आया बच्चों 2.02। क्या नियरली हम एक्यूरेट मेजरमेंट के पास पहुंच गए बच्चों। तो मीन निकालने से क्या होता है, हम नियरली एक्यूरेट मेजरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं बच्चों। क्या होता है, हम नियरली एक्यूरेट मेजरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं बच्चों। तो मीन निकालने का ये फायदा होता है। अगर हमने एवरेज एरर का भी मीन निकाला तो उससे क्या होगा, जो लगभग औसत कितना एवरेज कितना एरर है वो हमने निकाल लिया, है ना। तो हम एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच जाते हैं। एवरेज निकालने का मतलब या मीन निकालने से हम एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच जाते हैं बच्चों। एक्यूरेसी आ जाती है चीजों में, क्या आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, राइट। हम बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। आई बात समझ में, इसलिए हमने क्या निकाला। अच्छा इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए मीन,
है ना। तो इस तरह से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए। आ रही बात बच्चों समझ में, है ना। फटाफट से पॉज करके नोट करो। अगर हमें इसकी ट्रू वैल्यू भी नहीं पता तो हम ये निकाल सकते हैं ना, और फिर इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा एब्सोल्यूट एरर का। इस केस में अगर हमारे को ट्रू वैल्यू अगर नहीं दे रखी है बच्चों, हमारे को अगर ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी है तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए एन, जो भी हमारा है, जो भी मेजरमेंट का एरर निकाल रहे, जो भी ऑब्जर्वेशन का nth ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं उसको लिखते हैं। उसके लिए हमने ले लिया n, है ना। और हम क्या करते हैं, पहले ए मीन निकाल लेते हैं अगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रखी हमें तो, और उसमें से हम जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये जो एरर है, ये जो एरर है कितना परसेंट है, हमारे ट्रू वैल्यू का कितना परसेंट है। एक्चुअल में तो हम यही पता करते हैं बच्चों इतना परसेंट एरर है इसमें, मतलब कितना हम रिलाई कर सकते हैं, कितना रिलायबल है वो, राइट। हमें रिलायबिलिटी चाहिए, भरोसा कर सके, उस पर विश्वास कर सके। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा एरर दे रहा है, मान लो 5% एरर आ गया, मतलब उससे बहुत ज़्यादा का लॉस हो सकता है ना। तो हमें क्या करना, एरर को कम से कम करना। तो हमें पता करना होगा कि कितना परसेंट एरर है। परसेंट पता करने से पहले बच्चों हमें क्या पता करना होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आता है। तो पहले हमें फ्रैक्शन पता करना पड़ेगा कि इतने पार्ट में इतना एरर, इतने पार्ट में इतना एरर है ना। उसको हम बोलते हैं बच्चों रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो, है ना। चलो अब हम आते हैं बच्चों रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर, it is the ratio, it is the ratio of mean absolute error delta A mean to the mean absolute error to the A mean in, जो भी अभी मैंने सिखाया था, अगर नहीं दे रखी या फिर ट्रू वैल्यू गिवन है तो उसका हम ले लेंगे बच्चों, है ना। टू द A mean, मतलब बच्चों रिलेटिव नाम क्यों दिया गया, है ना। पहले तो मैं लिख दूं रिलेटिव एरर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हुआ बच्चों, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस रेशियो को रिलेटिव एरर। मतलब इतने, इस ट्रू वैल्यू में इतना पार्ट क्या है, एरर है। हमारी बात समझ में। रिलेटिव नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हम रिलेशन निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। रिलेशन मतलब क्या, कंपेयर, है ना। कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या रखा हमने, रिलेटिव, है ना। रिलेटिव एरर इतना होगा। हमारी बात समझ में। अगर मान लो बच्चों अब इसका, तो इसका रिलेटिव एरर कितना होगा, इसका ए मीन कितना आया, इस वाले क्वेश्चन के लिए ए मीन कितना, डेल्टा ए मीन कितना है 0.14, और ए मीन कितना था 0.02, 2.02, यही ए मीन निकाला था ना हमने। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिलेटिव एरर, है ना। अब इसी रिलेटिव एरर में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों तो वो बन जाता है परसेंट एरर, है ना। तो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों आपको परसेंट एरर। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई
रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100 इज कॉल्ड परसेंट एरर, या फिर परसेंटेज एरर भी कुछ लोग कहते हैं, तो मैं भी कह देता हूं परसेंटेज एरर। आए बात बच्चों समझ में? मतलब परसेंट एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इनटू 100, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इनटू 100। आ रही बात बच्चों समझ में? आ रही है समझ में, है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है सभी को? ठीक है, समझ में आया होगा सबको, है ना? हमें परसेंटेज में डील करते हैं ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको क्या निकालना होगा, पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा बच्चों। अरे बात समझ में? उसके बाद रिलेटिव एरर निकालना होगा, तब जाके आप परसेंटेज निकाल पाएंगे कितना परसेंट एरर है ना? ये चीज यूज करने लायक है या नहीं है, कितना परसेंट पॉजिटिव रिजल्ट देता है और कितना परसेंट निगेटिव रिजल्ट देता है। जैसे आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा क्या, परसेंट वेरिएशन जो हमारे चाइना से जो टेस्टिंग की टाइम थी कोरोना की, उसका परसेंट वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा रेट था, 6% से लेकर 75% तक। तो ऐसी चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते, वापस करना पड़ा ना, सारी टेस्टिंग किट वापस करना पड़ा। मतलब वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था पता लगाने के लिए, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट था, वो सही नहीं था, कि उसका वेरिएशन ज़्यादा था। एरर का जो वेरिएशन होना चाहिए बच्चों कम से कम होना चाहिए, तभी हम उसे यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसी तरह से पता लगाते हैं बच्चों, है ना, कितना वेरिएशन है उसमें। ओके चलो, तो और देखते हैं बच्चों। अच्छा, इसका परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा बच्चों? तो देखो परसेंट एरर कितना हो जाएगा, 0.14 बाई 2.02 इंटू 100। फटाफट से इसको सॉल्व करो और बताओ कितना परसेंट आना है। जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये नियरली आएगा 7% के आसपास, है ना? कैलकुलेट करके देखना, नियरली ये आपका 7% के आसपास आएगा। ठीक है, नियरली 7% के आसपास आएगा। क्लियर है बच्चों ना? तो इसका मतलब इसमें एरर नियरली अबाउट 7% है। चलो फाइन, समझ में आया आपको बच्चों? तो ये चीज जो हमने यूज किया, मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर की कहानी बच्चों, ये कौन से एरर को कैलकुलेट करने के लिए, कौन से रैंडम एरर के लिए है बच्चों। ये सिस्टमैटिक एरर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, रैंडम एरर के लिए है। आ रही बात समझ में? ये किसके लिए, रैंडम एरर के लिए। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर मैं तुम्हें बता दूं, लिखवाई देता हूँ नोट करके, है ना? फटाफट से पॉज करके नोट करो पहले आप लोग। इस नोट को बच्चों फटाफट एक बार आप लोग लिख लो, क्या, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर आर यूज्ड ओनली फॉर रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती बच्चों। सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पहले से नॉलेज होता है, हम उसको रेक्टिफाई आसानी से कर देते हैं बच्चों। कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत हमें उसमें नहीं पड़ती, है ना? कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो हम आसानी से इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफिकेशन करके, है ना, टेक्निक में रेक्टिफिकेशन करके, पर्सनली अपने आप को रेक्टिफाई करके हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ती है बच्चों। किसके लिए, रैंडम एरर के लिए है आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, है ना? यानी मीन एब्सोल्यूट एरर इसको कह लो आप, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बात है बच्चों? तो इतनी बात समझ में आई। तो रैंडम एरर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। आपने दो तरह के एरर समझे, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। रैंडम एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, वो भी आपको समझ में आया। अच्छा, अब मैं आपको एक और टाइप का एरर बताऊंगा बच्चों, लिस्ट काउंट एरर, है ना? ये दोनों से अलग टाइप का एरर है बच्चों, लिस्ट काउंट एरर। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि लिस्ट काउंट क्या है। फटाफट से मैं दोनों की डेफिनेशन लिखता हूँ और एक ही बार में समझा देता हूँ आपको मैं। चलो बच्चों, पहले समझते हैं लिस्ट काउंट।
जो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिस किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट, है ना। मैंने रेजोल्यूशन समझाया था बच्चों, वही क्या है मेरा लिस्ट काउंट। जैसे हमारा स्केल है ना, बोले तो मीटर स्केल, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है बच्चों, 0.1 cm, सेंटीमीटर बोले तो 1 mm, है ना। दोनों के बीच की, दोनों के कैलिब्रेशन के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 लाइन के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, उसी तरह से वर्नियर कैलिपर, इसकी कितनी होती है बच्चों, 0.01 cm। हमारी जो स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर बच्चों, स्फेरोमीटर, ये बात पहले भी बता चुका हूँ, इनकी क्या होती है बच्चों, 0.001 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इनका क्या है बच्चों, लिस्ट काउंट, है ना। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इससे अगर मीटर स्केल से मेजर करूंगा बच्चों, तो वो 1 mm से छोटी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में असमर्थ है, तो उसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, वो क्या शो करेगा। इस कारण से जो एरर आएगा ना बच्चों, उसको क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट एरर। वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर से छोटा नहीं माप सकते, तो इस कारणवश जो एरर आएगा, है ना, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो एरर आएगा बच्चों, उसको क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट एरर। और ये बात समझ में, फटाफट पॉज करके नोट करो इसको, फिर एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं लिस्ट काउंट एरर की। पॉज करके नोट करो बच्चों। अब देखते हैं लिस्ट काउंट एरर, यानी लिस्ट काउंट के वजह से जो एरर होता है बच्चों, उसको कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। द एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर, है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के वजह से जो एरर आएगा बच्चों, उसको क्या कह देंगे, लिस्ट काउंट एरर। अच्छा देखो, ये वैसे तो बिलोंग करता है रैंडम एरर्स की कैटेगरी में, है ना। ये किस में आता है बच्चों, रैंडम एरर में, लेकिन कुछ लिमिट तक, है ना, कुछ साइज तक, कुछ मेजरमेंट तक, है ना। जब तक हम लार्ज वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट नहीं लेते, तब तक ये दोनों में होता है, सिस्टमैटिक में भी और रैंडम में भी। जब हम लार्ज वैल्यू लेते हैं तो वो किस में आ जाता है, रैंडम में ना। हमें पता है लिस्ट काउंट है उसका, तो सिस्टमैटिक में आ गया। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन देते हैं तो केवल और केवल ये रैंडम एरर्स में ही मौजूद होता है बच्चों। आगे बात समझ में, इसके लिए बस इतना ही था। तो आप समझ चुके हो बच्चों एरर क्या है, एरर की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा एरर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है बच्चों। एरर की जितनी भी थ्योरी थी बच्चों, वो आज मैंने इस एक वीडियो लेक्चर में आपको पूरा बता दिया है बच्चों। इससे ज़्यादा एरर की कोई थ्योरी नहीं है, ठीक बात है। एक छोटा सा हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन पर भी क्वेश्चन लेंगे बच्चों, फिर आज की क्लास एंड करेंगे बच्चों, है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, है ना, साइंटिफिक नोटेशन, ये सब करेंगे बच्चों। उसके बाद डायमेंशंस करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर से एक बार एरर के क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों। अभी तो मैंने जो सिखाया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एरर में अब कुछ भी नहीं बचा बच्चों आपके लिए, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का ही, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के लिए एक एग्जांपल, फिर आज की क्लास एंड करते हैं बच्चों। पॉज करके फटाफट नोट कर लो आप लोग। चलो बच्चों, अब हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है, देखो बिना पेन पेपर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस देखो क्वेश्चन को, 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड क्लॉक, है ना। 2 क्लॉक की टेस्टिंग हो रही है एक स्टैंडर्ड क्लॉक से, कंपेयर कर रहे हैं इन अ नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी के अंदर में, है ना। हमारे इंडिया की नेशनल लेबोरेटरी कहाँ है, न्यू दिल्ली में, राइट। अच्छा, जो भी एट 12:00 नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द 2 क्लॉक्स आर, है ना। जब हमने स्टैंडर्ड क्लॉक से इन दोनों क्लॉक की टाइमिंग देखी बच्चों, इन दोनों क्लॉक की टाइमिंग देखी, तो हमें क्लॉक 1 की मंडे को ये टाइम दिखा, क्लॉक 2 का ये, है ना। 7 डेज की टाइमिंग आपके सामने है। कह रहा है इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, व्हिच ऑफ द 2 क्लॉक्स विल यू प्रेफर। तो आप इसमें से कौन सा क्लॉक चूज करोगे तो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, प्रिसीजन टाइम इंटरवल दे रहा होगा, तो उसको देखते हुए आप कौन सा क्लॉक चूज करोगे बच्चे। देखो ये 12 है, ये 5 सेकंड का, या देखो 60 + 5 65 सेकंड, यहाँ पे
42 सेकेंड्स, यहाँ पे अगेन 90 सेकेंड्स का डिफरेंस है ना, यहाँ पे अगेन 45 सेकेंड्स, यहाँ पे अगेन 90 सेकेंड्स, यहाँ पे 60 प्लस 19 79 सेकेंड्स। जबकि इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या है, चलो इसको आपस में देखते हैं, इसकी क्लोजनेस, ये 0 है, ये क्या है बच्चों 1 सेकेंड, ये क्या है बच्चों 18 सेकेंड इस वाले से, ये 7, ये 5, ये 24 सेकेंड, ये 11 सेकेंड। मतलब ज्यादा क्लोज वैल्यू आपस में किसके, कौन ज्यादा आपस में क्लोज टाइम दिखा रहा है बच्चों। ये देखो इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसमें वेरिएशन क्या है बच्चों ज्यादा, टाइमिंग का वेरिएशन ज्यादा, जबकि इसमें टाइमिंग का वेरिएशन क्या है बच्चों कम। हालांकि 12 के पास तो ये है, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, इसकी। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करके टाइमिंग को 12 बजे के आसपास कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है बच्चों, दोनों में ज्यादा प्रिसाइज है आपका ये वाला बच्चों है ना, क्लॉक 2। ठीक है, तो भैया ज्यादा प्रिसाइज कौन दे रहा है रिजल्ट, ये इसका मतलब में क्लॉक, इसका मतलब बच्चों क्लॉक 2 हमारा क्या है, क्लॉक 2 हमारा ज्यादा प्रिसाइज है, तो वी विल चूज क्लॉक 2 नॉट क्लॉक 1। अरे भाई जो आसपास का समय दिखा रहा है बच्चों, पास का समय दिखा रहा है, उसे चूज करना है आपको। जो जिसमें समय का वेरिएशन ज्यादा है उसको हम यूज नहीं कर सकते, यही तो सिखाया भी थोड़ी देर पहले। जिसमें ज्यादा वेरिएशंस आते हैं रिजल्ट, उसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको छोड़ देना अच्छा। जिसमें प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है उसको हम यूज कर सकते हैं बच्चों। ये बात समझ में, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट यूज में लाए जाते हैं बच्चों। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास यही एंड होती है। तो एरर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका बच्चों। इसमें ज्यादा एक रत्ती ज्यादा बड़ी थ्योरी अब नहीं बची, इसमें सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बच्चों क्या, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग हो, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस है ना। उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन और बहुत सारी चीजें करनी है इस चैप्टर में है ना। तो पॉज करके इसको नोट कर लो, या आपका एनसीईआरटी बुक में भी है ये क्वेश्चन है ना। चलो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है चलो।